प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज गयाना। आज हम बीए तृतीय वर्ष की विद्यार्थियों के लिए और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एशिया का भूगोल पुस्तक संचालित है और एशिया के भूगोल में हम आज आपको बताएंगे इराक का प्रादेशिक भूगोल। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम एशिया के विभिन्न देशों के बारे में न्यूनाधिक मात्रा में जानते हैं, लेकिन अब जो मैं एक देश विशेष का अध्ययन आपको कराने जा रहा हूँ, चाहे वो एग्रीकल्चर के माध्यम से हो, उसके खनिजों के माध्यम से हो, स्थलाकृति के माध्यम से, स्थिति विस्तार के माध्यम से, उसकी नदी घाटी परियोजनाएं, इरिगेशन आदि के माध्यम से हो, उस प्रदेश विशेष का वो प्रदेश विशेष है इराक, उसका हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चूँकि इराक की सभ्यता अथवा कहें कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसका दुनिया भर में नाम है और वो सभ्यता इन दजला और फरात, इन दो नदियों के मध्य में विशेष रूप से स्थित थी। ये आप देख रहे हैं और ये दो नदियां हैं, ये दजला नदी है और ये इधर की आपकी फरात नदी है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो दजला और फरात इराक की प्रमुख नदियां हैं और एक बहुत विस्तृत मैदान बनाती हैं और इन दोनों नदियों द्वारा बनाए गए मैदान और उपयुक्त सिंचाई पद्धतियाँ, जलोढ़ मृदा आदि के कारण यहाँ पर और शुरू से ही सभ्यता का विकास हुआ। ये दजला फरात नदियों के एरिया में और शुरू से ही, और हम ये देख रहे हैं या पढ़ते हैं कि सभ्यता का विकास हुआ। तो यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति का जो इतिहास है बहुत पुराना है और हम इसको दजला फरात घाटी में जो बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता है उसके बारे में हम इसको जानते हैं। अब आइए हम ये देखते हैं कि जो वर्तमान इतिहास है उसके संदर्भ में देखते हैं कि 1958 तक अंग्रेज़ों का राज रहा इराक में और इसके पश्चात यहाँ पर ये देश स्वतंत्र हुआ और यहाँ पर एक स्थायी जनतांत्रिक देश बना। यदि हम इसके पश्चात इसके लोकेशन के बारे में बात करें, एक्सटेंशन के बारे में बात करें, स्थिति विस्तार के बारे में, तो ये मुख्य रूप से मध्य पूर्व या कहीं पश्चिम एशिया का महत्वपूर्ण देश है। इराक का नाम आते ही और हम खजूर और पेट्रोलियम दो नाम प्रमुख आ जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर इराक में कोई यदि विस्तार है तो वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के 38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। वहीं इसका जो देशांतरी विस्तार है वो 38 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के और 48 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में है। इसके पड़ोस में सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन, सीरिया, तुर्की, ईरान, आर्मेनिया इस प्रकार के देश स्थित हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 4,38,466 वर्ग किलोमीटर है तथा जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ है। तो
प्यारे विद्यार्थियों, हम इसके पश्चात ये देखेंगे कि इसका जो आपके सामने इस आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो आप मानचित्र देख रहे हैं उसमें इसको स्थलाकृतिक दृष्टिकोण से और 4 भागों में बांट दिया गया है। इसमें उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, इसके बाद हम दूसरा लें तो ऊपरी इराक, तीसरा हम यदि लें तो निचला इराक, और चौथा लें तो मरुस्थलीय प्रदेश। ये आइए हम इनका अध्ययन करते हैं। 1, 2, 3 और 4। तो ये जो पहले नंबर का जो है उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र है, ये कुर्दिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, कुर्दिस्तान के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो क्षेत्रफल है इसका टोटल वो बहुत कम है, 5% के आसपास है। यहाँ पर्वतीय क्षेत्र है और सबसे ऊंचा जो पर्वत है यहाँ पर है वो है हलगर्द पर्वत। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। हलगर्द पर्वत इराक का सबसे ऊंचा पर्वत है हलगर्द पर्वत, और 3728 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब दूसरे क्षेत्र को देखें हम, ऊपरी इराक। ये ऊपरी इराक है और इसका मेसोपोटामिया का ऊपरी भाग इसमें आता है, क्योंकि दजला फरात नदियां हैं और इन दजला फरात नदियों का जो ऊपरी हिस्सा है ये वो मेसोपोटामिया का ऊपरी हिस्सा है। और ये मैदानी क्षेत्र है और मौसुल और किरकुक इसके प्रमुख 2 शहर हैं। आपने नाम सुना होगा, मौसुल और किरकुक। निचले क्षेत्र को देखें तो ये भी दजला फरात नदियों का, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपजाऊ मैदान है ये। और यहाँ पर डेल्टाई क्षेत्र आ जाता है नीचे, और इस क्षेत्र में मुख्यतः कहें चावल खजूर की खेती होती है। मरुस्थलीय प्रदेश हम देखेंगे कि मरुस्थलीय प्रदेश ये एक पट्टी सी है फरात नदी के पश्चिम में, और ऊबड़ खाबड़ भूमि है। अब आइए हम इसके पश्चात इसके एग्रीकल्चर को देखते हैं कि कौन सी फसल कहाँ पैदा होती है। दूसरे नंबर का जो आप इमेज देख रहे हैं, तो एग्रीकल्चर के मामले में जो प्रमुख निर्धारक कारक होते हैं किसी भी देश में, वो उसकी नदी घाटी परियोजनाएं और नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ से निर्मित मैदान होते हैं। तो इसमें 2 नदियां प्रमुख हैं, ये दजला नदी है और ये दरबाली फरात नदी है। इन दोनों नदियों ने और कालांतर में और निरंतर रूप से और विस्तृत और उपजाऊ मैदान का निर्माण किया है, और उन्हीं के फलस्वरूप यहाँ पर प्राचीन समय से ही मेसोपोटामिया नामक की सभ्यता पनपी, बेबीलोन जैसे शहर उभरे। लेकिन हम एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से देखें तो इराक की जो प्रमुख फसल है वो है खजूर। जैसा कि मैंने इससे पूर्व भी बताया था इसी वीडियो में कि यहाँ पर ये इराक है, विश्व का लगभग 80% खजूर अकेले इराक में पैदा होता है, और घरेलू आवश्यकता की पूर्ति करने के पश्चात और दुनिया भर के विभिन्न देशों में और निर्यात कर दिया जाता है। तो ये जो खजूर आप देख रहे हैं, यदि आप इस वीडियो में और इसकी शेडिंग को देखें खजूर की, तो आप देखेंगे कि खजूर की शेडिंग ये आपको दिख रही है पॉइंट में। ये खजूर की शेडिंग है, इसका मतलब खजूर दजला फरात नदियों की तटवर्ती, मध्यवर्ती और डेल्टाई क्षेत्रों में प्रमुख रूप से होता है, और दुनिया में लगभग एकमात्र बहुत बड़ा निर्यातक देश के रूप में इराक उभरा है। खजूर से इराक की और विदेशी आय प्राप्त होती है खजूर से। इसके बाद दूसरे जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है वह है गेहूँ, और गेहूँ मुख्यतः शीत ऋतु में होता है। और ये गेहूँ का उत्पादन आप इसमें देखेंगे कि यहाँ देखिए आप इस प्रकार के जो ये एरिया है और कुछ एरिया,
यानी कि उत्तरी मैदान और मध्यवर्ती मैदान में मुख्यतः गेहूँ का उत्पादन होता है। इसके बाद चावल देखेंगे तो चावल का उत्पादन भी गेहूँ के इर्द गिर्द या इस एरिया में हो रहा है। इस शेडिंग से आपको दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य फसलें बहुत कम होती हैं, जैसे कपास है, जौ है आदि। अब सिंचाई पद्धतियों को देखें हम तो यहाँ इराक में चूँकि दजला फरात प्रमुख नदियाँ हैं और मरुस्थल क्षेत्र भी है यहाँ पर इसके पश्चिम में, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में तो कृषि की ही नहीं जाती है, लेकिन इन दो नदियों पर कई सारे बांध बनाए गए हैं जिनका हम नदी घाटियों में अध्ययन करेंगे। कौन कौन से बांध हैं जिनमें आप देखेंगे कि वादी थार थार योजना, कुछ योजना हैं वादी और थार थार योजना। इसके अतिरिक्त हवा मियाँ योजना, हवा मियाँ योजना। इसके बाद दरवेंदी खान योजना, दरवेंदी खान योजना, डोकन बांध योजना। ये कुछ सिंचाई पद्धतियां हैं इराक की। अब आप देखिए कि हम इसमें पढ़ेंगे कि प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। इस अगले इमेज में देखेंगे कि यहाँ पर दजला फरात प्रमुख नदियां हैं। ये दजला नदी है और इधर वाली फरात नदी है। इन नदियों की कुछ सहायक अन्य नदियां भी हैं। तो पहले दजला नदी को देखें कि ये आर्मीनिया की उच्च भूमि से निकलती है। आर्मीनिया एक देश का नाम है, आर्मीनिया, और लगभग 1850 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फारस की खाड़ी में धीरे 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 पहुँचते हुए और फरात नदी मिल जाती है और फरात बाद में फारस की खाड़ी में मिल जाती है। यदि दजला की सहायक नदी की बात करें तो दजला की अन्य जो सहायक नदियां हैं उनमें आप देखेंगे जेब, दियाला और कारुन। ये कुछ प्रमुख नदियां हैं। आप इसमें वीडियो में देखेंगे कि ये आप छोटी जेब, बड़ी जेब, दियाला, ये कुछ नदियां हैं। इस नदी में निरंतर जल प्रवाहित होता है और बाढ़ें भी आती हैं। तो बाढ़ों को ध्यान में रखते हुए कि पानी को रोका भी जा सके, जिससे बाढ़ रुक जाए और वो रुका हुआ पानी बांध के रूप में और पेयजल की सिंचाई की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर सके, तो ऐसा प्रयास वहाँ की स्थानीय सरकार के द्वारा किया गया है। इसके बाद फरात नदी को देखें तो ये फरात नदी है इधर वाली, और ये भी इधर आर्मीनिया की उच्च भूमि से निकलती है। आर्मीनिया की उच्च भूमि से निकलती है और बाद में बहती हुई और दजला नदी भी इसमें मिल जाती है और फारस की खाड़ी में ये गिर जाती है। अब इसके बाद ये देखेंगे कि आर्मीनिया से निकल करके फारस की खाड़ी में गिरने से पूर्व तक और लगभग 2300 और 30 किलोमीटर लंबी है, यानी कि दजला की अपेक्षा अधिक। दजला नदी की लंबाई 1850 थी, तो लगभग 500 किलोमीटर की लंबाई अधिक है। यहाँ की जो प्रमुख बालिक तथा खाबूर इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। बालिक और खाबूर प्रमुख नदियाँ हैं। बालिक और खाबूर इसकी प्रमुख नदियाँ हैं और जो इसे सीरिया के पठार पर मिलती हैं। और इसके अतिरिक्त लेकिन हालांकि दजला नदी की लंबाई कम है, लेकिन फरात नदी जो है उसमें पानी की मात्रा दजला की तुलना में कम है, चौड़ाई भी कम है और ढाल भी इसका मंद है, मंद ढाल वाली नदी है। इस पर अनेक बांध बनाए गए हैं और इस नदी पर सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने के लिए जो योजना चल रही हैं वो रामादी, आप ये देखेंगे इसमें ये रामादी और किफिल, हिंदिया बांध आदि बनाए। हिंदिया बांध ये रहना, किफिल बांध ये रहना। आप इसको जूम करके देख सकते हो कि जो बनाए गए हैं वो रामादी, हिंदिया और किफिल, ये 3 बांध बनाए गए हैं फरात नदी पर। अब कुछ सिंचाई परियोजनाएं हैं यहाँ हम देखेंगे कि इराक की प्रमुख जो सिंचाई परियोजना है उनको देखो। डोकन बांध योजना जो अभी मैंने आपको बताई थी, डोकन बांध योजना, और आप इसमें देखेंगे
कि ये जो नदी है वो दजला की सहायक नदी जेब पर बनाई गई है। ये जेब नदी है और यहाँ पर ये डोकन बांध योजना बनाई गई है। तो अब इसके बाद बादी थार थार योजना, और ये दजला नदी में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण जो बाढ़ें आती हैं उनको रोकने के लिए और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ये बादी थार थार योजना बनाई गई है। ये यहाँ पर ये गलत है क्योंकि ये फरात नदी है, तो दजला नदी पर बनाई गई है। अब आप इसके बाद दरवेंदी खान योजना देखेंगे। ये दजला की सहायक नदी है जो दियाला है, ये दियाला नदी, और इस पर दरवेंदी खान योजना बनाई गई है। दरवेंदी खान योजना बनाई गई है। हवानीय योजना ये रामादी नदी पर है, ये रामादी नदी ये ना, और यहाँ हवानीय। यदि हम इसके खनिज पदार्थों को देखें तो खनिजों की दृष्टिकोण से हम इराक को पेट्रोलियम पदार्थों के रूप में या पेट्रोलियम या खनिज तेल के रूप में जानते हैं। तो यहाँ जो पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादन है वो लगभग 12 करोड़ टन है और लगभग 11% उत्पादन दुनिया का अकेला इराक करता है। 11% उत्पादन। यहाँ जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें आप देखेंगे मोसाज, केयारा, किरकुक, बसरा, रुमेला, ये प्रमुख पेट्रोलियम के उत्पादक क्षेत्र हैं। कोयला, प्राकृतिक गैस भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि इराक का जो प्रादेशिक स्थितियाँ हैं और उसमें एग्रीकल्चर, मिनरल्स, इरिगेशंस और उसकी टोपोग्राफी आदि के बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम एक नए किसी कृषि प्रदेश के साथ होंगे या प्रादेशिक प्रदेश के साथ होंगे। धन्यवाद।